ये बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि बयानिया का ऑब्वियसली ये सारा आजकल परसेप्शन सारा कुछ मैटर करती है। इतना ज्यादा उन्होंने ऑफेंसिवली डिनाई किया। अब उनके हिंदुस्तान के खुद ही बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि जी हमारे 5 जहाज लूज हुए हैं। और आज मैं सुन रहा था इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, वो कह रहे हैं कि जी नंबर मैटर ही नहीं करते, कितना नुकसान हुआ है, हमने सीखा कितना है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। तो ये इतने दिन हो गए, आज इतने दिन गुजरने के बावजूद हिंदुस्तान क्लियर कट आपके सामने देखा है। अगर उनके पास डिनाइल था तो वो सबूत पेश करते, नहीं तो कम अज कम एक स्टेटमेंट जारी करते। तो ये सिर्फ एक ह्यूमिलिएशन एम्बैरेसमेंट है। और सिर्फ जैसे हमने पहले भी कई दफा बात की है कि राफेल कंपनी इस वक्त तकरीबन 290 जहाज दुनिया में राफेल उड़ रहे हैं, जिसमें से 220 के करीब जो है वो फ्रांस खुद उड़ा रहा है। पूरी दुनिया में स्प्रेड है, हिंदुस्तान के पास है, इजिप्ट है, ग्रीस है, क्रोएशिया है, बहुत सारे मुल्क, इंडोनेशिया है जिनके पास है, और कतर है। तो आज तक मैं आपको बताते चलूं कि पिछले 2001 में सबसे पहले फ्रांस की नेवी ने जहाज लिया था, और आज तकरीबन 24 साल हो गए इस जहाज को ऑपरेशन स्टेटस पे गए हुए, अपग्रेड भी होता रहा बीच में। पूरे पिछले 24 साल में आज तक 9 जहाज क्रैश हुए हैं पूरे, माइनस ये हिंदुस्तान का एपिसोड निकाल में। तो जिसका मतलब है कि 3 सालों बाद एवरेज उनका एक जहाज गिरा है, 3 सालों बाद एक जहाज, और यहाँ 1 घंटे में 3 जहाज गिर गए हैं। तो आप कंपैरिजन करें क्या ह्यूमिलिएशन है, और ऑब्वियसली कहाँ तक उनको एम्बैरेसमेंट हो रही है। और इसीलिए आपने नोट किया होगा कि वो एक्सेस नहीं दे रहे अपने राफेल के रिप्रेजेंटेटिव को, नहीं दे रहे, और जो कि मॉरली एथिकली हर कंपनी को देना होता है। अगर एक फ्लाइंग एक्सीडेंट होता है, आपने नोट किया होगा एयरलाइनर्स से जब क्रैश होता है बोइंग वगैरह का या किसी एयरबस का, तो सबसे पहले वो पहुंच जाती है टीम, उस कंपनी की पहुंच जाती है टू फाइंड आउट कि ह्यूमन एलिमेंट था। खालिद साहब, अब इंडिया चैन से तो नहीं बैठेगा और भी जदीद तैयारों और टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा, अब हमें क्या करना होगा? देखिए, हमें तो वो एज बरकरार रखना है, जैसे आमिर साहब कह रहे थे, ये कंटिन्यूस एक एफर्ट है। हम स्लीप ओवर नहीं कर सकते इसके ऊपर, और इस पर रिलैक्स नहीं फील कर सकते कि हमने एक दफा मात दे दी है, सबक सिखा दिया है और यही चीजें रुक जाती हैं। ये ऑनगोइंग लेडर ऑफ प्रोग्रेस है, मॉडर्नाइजेशन है, और ये एक कंटिन्यूड कमिटमेंट है। इसके अंदर टाइम बार नहीं होती है कि पाक फिजाइया ने ये लेवल हासिल कर लिया है तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं या कुछ साल ब्रेक कर लेते हैं। आपने नोट किया है कि इतनी मार पड़ने के बाद अब हिंदुस्तान कह रहा है जी हम एक्मा बनाएंगे, एडवांस मीडियम कॉम्बैट बनाएंगे। वो अपने लोगों को कुछ ना कुछ तसल्ली देना चाहते हैं। जब उन्होंने 2019 में कहा था कि राफेल होते, अब राफेल आ गए, तो अब क्या कहें, तो उन्होंने अब नए नए एक इशूज कह लें या नई नई एक्सपेक्टेशन, नई नई विश लिस्ट शुरू कर दी है। तो हम तो रियल सेंस में कॉम्बैट रेडी रहे भी हैं, और हमें कटिंग एज रखना है इसी तरह को, लीन एंड एफिशिएंट, जैसे अभी पहले आमिर साहब बात कर रहे थे। अभी हम जाहिर अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी एयरफोर्स, और नंबर वाइज हम मुकाबला कभी नहीं करेंगे। हम हमेशा एक कटिंग एज ही रखेंगे। और ये हिंदुस्तान को अब समझ आना शुरू हो गई है, इतने जहाज लूज करने के बाद इस नंबर से आगे भी कुछ गेम होती है, इंटीग्रेशन होती है, नेटवर्किंग होती है, पूरी टीम की एक किल पिक्चर होती है। जैसे फुटबॉल की टीम में गोल सिर्फ एक शख्स करता है, लेकिन पूरी टीम। लेकिन खालिद साहब, ड्रोन्स की जंग ने हथियारों की जो नई दौड़ है उसका नकारा बजा दिया है, और ड्रोन सस्ते और इंतहाई मौसर टेक्नोलॉजी है, ये किस तरह जो है वो गेम चेंजर साबित हो सकती है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, ये तो बहुत नई एक डायमेंशन आई है जिसका पाक फिजाइया ने बहुत वक्त पर इतराज कर लिया था। और हिंदुस्तान के मैं बहुत सारे कमेंटेटर, खासतौर पर जलबख्शी और ये, उनको बड़े गुस्से में देख रहा हूँ काफी अर्से से, वो अपनी एयरफोर्स को ये बुरा भला कह रहे थे कि जब पाक फिजाइया इन वेपन्स की मॉडर्नाइजेशन कर रही थी तो हमारी एयरफोर्स क्यों सो रही थी, उन्होंने ये ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्यों नहीं इंडक्ट किए। हमारा बहुत एज हो चुका है। और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि पाक फिजाइया ने ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल अभी नहीं डिप्लॉय किया। हम कई महीनों से, जब से ये इंडक्ट हुए हैं, हम टेररिज्म के अगेंस्ट ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं केपी के और बलूचिस्तान में। पाक फिजाइया एक्टिव रहती है, तो हमारी एक वॉर रेडीनेस उसमें भी कंट्रीब्यूशन हो चुकी थी, क्योंकि रियल टाइम हम एनिमी को ऑलरेडी सर्च, ट्रेस और ऑब्वियसली मॉनिटर कर रहे थे थ्रू आउट, और इवन टारगेट कर रहे थे केसेस टू केसेस। तो ये एक, जैसे मैंने अब किया, ये कंटिन्यूस एक एफर्ट है। इसके ऊपर कोई स्टेज ऐसी नहीं आ सकती जिसपे आप सिक्योर फील करें और अपने आप को छोड़ दें। आपने टेक्नोलॉजिकल एज भी रखना होता है, ट्रेनिंग का भी रखना होता है, इंटीग्रेशन का भी सबसे ज्यादा रखना होता है, और ऑब्वियसली अब डायमेंशन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन नहीं रही। अब एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, साइबर कमांड का आपने इफेक्टिव मुजाहिरा देख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें वैल्यू ऐड करते रहना चाहिए।